सोने की कीमत में हमें जो जितना इजाफा देखने को मिला है, शायद ये हिस्ट्री में ऐसा इजाफा देखने को नहीं मिला। सबसे पहले हम देखते हैं जियो पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है। बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, उनके दरमियान एक तनाव, ख़ास तौर पे अमेरिका और चाइना। ये सारी सिचुएशन में पाकिस्तान का जो है वो क्या इसमें यहाँ पे क्या इम्पैक्ट, हमें क्या फ़ायदा, हमें क्या? देखें, कंपेन है इस वक्त दुनिया में कि डी डॉलराइजेशन। डॉलर अगर पहली पोजीशन पर है तो रनर अप जो है वो गोल्ड है। थोड़े बहुत पैसे हैं तो सोना खरीद लें। वो बेसिकली ये होता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैं ये अपॉर्चुनिटी कहीं मिस ना कर दूं। ग्रेड 17 का ऑफिसर जो है वो अपनी तनख्वाह में 3-4 तोले ले लेता था, बिगनर। 3-4 तोले जी। तो आज आप बताएं कामरान साहब, गल कितने मुकदी है? बहुत आगे, कम बढ़ गया सर, बढ़ गया। ये स्टेबल हो जाएगी या आप ये समझते हैं इट विल स्लम डाउन बैक? देखिए, इसमें चांस इतना नहीं होता गोल्ड में वापस आने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनो पॉडकास्ट में मैं हूं मोहम्मद कामरान खान और मेरे साथ हैं राना कैसर साहब। नाजरीन, महंगाई का शोर तो आप अरसे से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा सोने की कीमत में हमें जो जितना इजाफा देखने को मिला है, शायद ये हिस्ट्री में ऐसा इजाफा देखने को नहीं मिला। वैसे तो सोना कोई ऐसी कमोडिटी नहीं है कि जिसे रोज़ाना जो है वो आप कंज्यूम करने के लिए ख़रीदें, लेकिन इसकी एक बहुत अहमियत है। ये असल ज़र है और न सिर्फ ये कि इंडिविजुअल बल्कि हुकूमतें भी हैं वो सोने के रिज़र्व जो हैं वो रखती हैं। ये क्यों इतना महंगा हो रहा है, इसका क्या नुकसान होगा, आगे का क्या मंजरनामा होगा, इन तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो हम जानेंगे राना कैसर साहब से। राना साहब, ये सोना लेना नहीं है अभी हमने, लेकिन क्या वजह है, ये क्यों इतनी इसके ऊपर आया हुआ है स्केल? मतलब इतना वाकई हिस्ट्री में कभी नहीं देखा हमने। देखिए, इसके दो फैक्टर्स हैं। एक इंटरनेशनल, जो कि ओवरऑल इकोनॉमीज़ को अफेक्ट कर रहा है, और सेकेंडली हमारा पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में लोकल फैक्टर क्या है। व्हाट आर द रीज़न्स कि सोने की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं और पाकिस्तान में क्या रुझानात है। देखें, इस वक्त जो सिचुएशन है, अगर हम इसको एनालाइज करें तो सबसे पहले हम देखते हैं जियो पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है। मुख्तलिफ और जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं उनके दरमियान एक तनाव, ख़ास तौर पे अमेरिका और चाइना। अच्छा। फिर उसके बाद एक और बड़ा फैक्टर आया, यूएस टैरिफ्स, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनफोल्ड किए मुख्तलिफ इकोनॉमीज़ से। फिर उसके साथ इस वक्त दुनिया में आप देखें कि रीअलाइनमेंट भी हो रही है, वो हम जियो पॉलिटिकल फैक्टर में ही रख लेते हैं। ठीक है। तो एक अनसर्टन सिचुएशन पैदा हुई है कि तमाम ममालिक जो है उनको ये परेशानी है कि ये जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेस है, स्ट्रेन है बिटवीन बिग कंट्रीज़, इससे कहीं इकोनॉमीज़ जो हैं वो कोलैप्स ना कर जाए। अच्छा। अब करेंसी यानी फिएट करेंसी की अगर हम बात करें, द करेंसीज विच आर इशूड बाय द गवर्नमेंट्स लाइक डॉलर है, यूरो है, रुपी है, तो इनके अंदर एक अनसर्टेनिटी का रुझान है कि क्या ये सस्टेन कर पाती हैं। जैसे हम देखते हैं डॉलर की कीमत बढ़ जाती है, कभी कभी कम हो जाती है। इस तरह दीगर करेंसीज जो हैं उनकी कीमतें भी बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं। ठीक है। लेकिन हिस्टोरिकली अगर हम देखा जाए तो गोल्ड एक ऐसा फैक्टर है कि जो एक हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन एंड अनसर्टेनिटी जो होती है उसके लिए इसको लोग इस्तेमाल करते हैं, अगेंस्ट अनसर्टेनिटी एंड इन्फ्लेशन। असल जर जिसे हम कहते थे कि जी असल जर ये है, उसकी अगेंस्ट हमने ये फिएट करेंसी निकाली। अब देखना क्या है कि गोल्ड जो है वो तो जैसे आपने अभी कहा कि असल ज़र है, इसको सेफ हेवन का नाम दिया जाता है। यानी आप अपनी जो एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट है, आप गोल्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं तो आपको अनसर्टेनिटी का एक खौफ जो होता है वो नहीं रहता। ओके, यानी आपके पास अगर सोना है तो असल दौलत वही है, असल दौलत वही, बाकी सब प्लास्टिक करेंसी और प्लास्टिक मनी, वो सब चीज़ें, पेपर मनी, व्हाटएवर। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपने देखना है कि करंटली अमेरिका की जो सिचुएशन है और दीगर ममालिक की जो गवर्नमेंट्स का जो उनका जो डेट लेवल है दैट इज़ बैलूनिंग, वो बढ़ रहा है। ठीक है। अब इस खदशे के मद्देनज़र गोल्ड की तरफ तवज्जो हो रही है। और उससे सबसे बड़ा एक और कि डॉलर पे डिपेंडेंसी ना, मैं उसमें जो पॉलिटिकल का पहला जो स्टेप है कि क्यों ऐसा हो रहा कि डॉलर पे डिपेंडेंसी कम करने की एक कोशिश है। चाइना एक इमर्जिंग इकोनॉमिक माइट है और इस वक्त दुनिया में जो डॉलर ख़रीदा जा रहा है सबसे ज़्यादा वो 4-5 मुल्क हैं जो ख़रीद रहे हैं।
चाइना है, रशिया है, टर्की है, इवन इंडिया है, पोलैंड है, बल्गारिया है, ये वो ममालिक हैं जो डॉलर्स को मार्केट से ख़रीद रहे हैं। फिर यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का फार्मूला आ जाता है कि डिमांड अगर बढ़ रही है तो नेचुरली प्राइसेस भी जाती हैं। फिर सोना जो है इसकी कीमत लिंक्ड अप हो जाती है सम हाउ विद डॉलर। ठीक है, डॉलर की कीमत अगर बढ़ रही है तो सोने की कीमत भी ऊपर जाएगी, डॉलर की कीमत कम हो रही है तो सोने की कीमत भी कम होंगी। अब ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। यानी राना साहब, अगर इस समझने के लिए मैं ये कहूँ कि आप कह रहे हैं कि जी कर्जे बढ़ जाते हैं, पाकिस्तान के कर्जे, अगर डॉलर जो है वो ऊपर जाएगा, रुपी डीवैल्यू होगा, तो इसका मतलब हमारा कर्जा जो है वो उतना ही बढ़ गया। इसी तरह बढ़ जाएगा। इसी तरीके से सबके साथ है, जो जो डॉलर के साथ लेंगे। एग्जैक्टली। ओके। अच्छा, अब डिपेंडेंसी जो है डॉलर से कम करने की कोशिश कौन कर रहा है? ख़ास तौर पे चाइना एंड रशिया एंड इंडिया ऑल्सो। अगर हम दीगर ममालिक जिनका नाम लिया, टर्की है, पोलैंड है और दीगर ममालिक हैं, वो भी चाह रहे हैं कि उनके जो रिजर्व्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो। और देखें, डॉलर जो था उसकी स्टेबिलिटी के मद्देनज़र वो सबसे पहला एसेट तस्वर होता था। नंबर 2 था यूरो। अब गोल्ड ने नंबर 2 पोजीशन ले लिया, यूरो नंबर 3 पे चला गया। ओके, यानी ये रिसेंट जो 5 साल का एक फिनोमिना है ख़ास तौर पे। अभी आप देखें, लास्ट फ्राइडे 2% नीचे आई सोने की कीमत, तो आज वो स्टेबल हो रहा है। तो इसको वो कहते हैं कि करेक्शन फेज़ जो है इसका शायद शुरू हो गया, बट इट विल कंटिन्यू टू अपसर्ज। 2026 में भी ऐसा ही होगा कि उसके बाद जाके कहीं करेक्शन का एक फेज़ 2026 तक ये कीमत बढ़ती रहेगी। एग्जैक्टली। अच्छा, अब आपने देखना है कि ये सारी सिचुएशन में पाकिस्तान का जो है वो क्या इसमें यहाँ पे क्या इम्पैक्ट, हमें क्या फ़ायदा, हमें क्या नुकसान? देखें, इसमें एक फैक्टर होता है इंटरेस्ट रेट का। जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो लोग प्रेफर करते हैं कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने के बजाय, चाहे पैसे वो इन्वेस्ट stocks करते हैं, हैं। चाहे कुछ भी है, वो बैंक में डिपॉजिट कर लेते हैं और एक वहाँ से इंटरेस्ट बेस्ड उनका प्रॉफिट है वो आता रहता है। जी। पाकिस्तान में क्या हुआ कि आप देखिए कि ऑलमोस्ट 22-23% तक इंटरेस्ट रेट था। इतना ज़्यादा रहा। तो लोगों ने जो पैसा था वो बैंकों में रख दिया कि इंस्टेड के वो किसी रिस्क फैक्टर में जाएं, को बैंक से लगी लगाई अमाउंट एक आ रही वो चलता रहा। अब क्या हुआ, अब वो 50% कम हो गया ऑलमोस्ट। हाँ, डिवैल्यू हो गया। अच्छा, एक फैक्टर तो ये हुआ कि लोगों ने बैंक में जो पैसा था वो निकाला, उसका फ़ायदा ही कोई नहीं है। और जो सबसे बड़ा पाकिस्तान में सेक्टर था इन्वेस्टमेंट का वो था रियल एस्टेट। जी। और पाकिस्तान में रियल एस्टेट जो है इस वक्त आपको पता है कि उसके हालात तो ठीक नहीं है, रिसेशन है, तो लोग वहाँ भी इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, बैंक में भी नहीं रख रहे, तो कहाँ जाएंगे? फिर जिसके पास पैसा है अब वो सोने में इन्वेस्ट करता है। ये पाकिस्तान का हमारा एक लोकल फैक्टर है। फिर स्टॉक्स में सब लोग तो नहीं करते, बट सोना तो लोग कर लेते हैं जनरली, आम पब्लिक। तो स्टॉक्स में तो बिजनेसमैन और बड़े इन्वेस्टर्स वही जाते हैं और वो सोने में भी हैं। तो ये इसमें एक फैक्टर आ गया। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि एक कंपेन है इस वक्त दुनिया में कि डी डॉलराइजेशन। ठीक है कि डॉलर से अपना ताल्लुक कम करके इस पर कम से कम डिपेंडेंस हो। इस वक्त देखें, दुनिया का तकरीबन आप समझ लें कि 50% जो है ना सोना, वो 2 ममालिक के पास है। रिजर्व्स की तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, ज़खायर की बात नहीं कर रहा। ठीक है, ज़खायर की नहीं, मतलब जो अवेलेबल है उनके पास। एग्जैक्टली। अमेरिका तकरीबन ऑलमोस्ट ओवर 8,000 टन्स। अच्छा, जर्मनी नंबर 2 है। और आप ये कह रहे हैं कि ये अमेरिका और जर्मनी दोनों मिलके गोल्ड, पूरी दुनिया के गोल्ड रिजर्व का 50% इनके पास चला जाता है। डॉलर की अगर हम बात करें, डॉलर का रिजर्व दुनिया में 40% है। गोल्ड इस वक्त 20% पे आ गया और यूरो जो है वो 16% है। यानी यूरो नंबर 2 से नंबर 3 पे आ गया पिछले 5-6 साल में। ये जो फिनोमिना हमारे सामने आया, यानी इस वक्त डॉलर अगर पहली पोजीशन पर है तो रनर अप जो है वो गोल्ड है। अच्छा, अब इसका जब हम कहते हैं कि करेक्शन फेज जो है वो कैसे होगा, वो 2026 तक की प्रिडिक्शन है। जो इकोनॉमिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, वो ये देख रहे हैं कि अगर इसी तरह ये चलता रहा और तो 2026 के एंड तक कहीं जाके ये स्टेबलाइज होगा। अब इसमें एक और फैक्टर है। अभी जैसे मैंने कहा कि लास्ट फ्राइडे 2% इसमें कमी आई इसकी प्राइस में, तो आज वो बैलेंस थोड़ा सा नीचे आया है सब, ऐसे वरना वो बहुत जाता है। हाँ, 10 ग्राम। एक रीज़न है, डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के हवाले से ये कहा कि वो रिव्यू करेंगे अपनी पॉलिसी को, नंबर 1। और उनको ये भी कहना है कि ये जो मामला हमारा चल रहा है ट्रेड वाला, ये अनसस्टेनेबल है। तो इसी हफ्ते मलेशिया में दोनों ममालिक के टॉप नॉच जो हैं वो मिल रहे हैं। अच्छा, तो रिव्यू करेंगे अपने ट्रेड के इश्यूज़ को। लेकिन बात फिर वही है कि
इस वक्त एक सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है ना आम जनरल पब्लिक में, वो क्या होता है, वो ये होता है कि मतलब आप भी काम कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, हम देखते हैं हमने क्या करना है, मार्केट का ट्रेंड, थोड़े बहुत पैसे हैं तो सोना खरीद लें। वो बेसिकली ये होता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, हाँ कि मैं ये अपॉर्चुनिटी कहीं मिस ना कर दूं। ठीक है। अच्छा, चूंकि अब प्राइस तो जा रही है ऊपर, बहती गंगा में थोड़ा बहुत तो हाथ धो लें। अब वो गंगा बहरहाल बह नहीं रही है, गंगा उस तरह की नहीं है कि जनाब इसमें आप चले जाएं, लेकिन जिसके पास पैसा उसी के लिए होगा। ऑब्वियसली जो जिसके पास देखिए 4.5 लाख रुपए आपके पास होगा पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, तो फिर एक तोला सोना या 1000 ग्राम्स आप ले सकते हैं। तो जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा? ऑब्वियसली। अच्छा, ओवर द इयर्स आप देखें कि अगर हम इन्फ्लेशन की और इकॉनमी की बात करें तो 1960s में जो ग्रेड 17 ऑफिसर जॉब में आता था तो 250 रुपया तनख्वाह होती थी, और सोना कोई 70-72 रुपये तोला होता था। यानी एक ग्रेड 17 का ऑफिसर जो है वो अपनी तनख्वाह में 3-4 तोले ले लेता था, बिगनर। 3-4 तोले जी। तो आज आप बताएं कामरान साहब, गल कितने मुकदी है? बहुत आगे, कम बढ़ गया सर। बढ़ गया। अच्छा, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसमें अगर तो ये टेंशन ईज आउट हो जाती है बिटवीन चाइना एंड यूएस, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि ये स्टेबल हो जाएगी सिचुएशन। अगर नहीं होगी तो फिर आप देखें कि ये फिर ऑल टाइम हाई तो अभी है ही है ये सारा। नहीं राना साहब, ये स्टेबल हो जाएगी या आप ये समझते हैं इट विल स्लम डाउन बैक? देखिए, इसमें चांस इतना नहीं होता गोल्ड में वापस आने का। तो ये स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक। ये करेक्शन फेज जो है इसको स्टेबलाइज कर देगा। ओके। क्योंकि इस वक्त जो डिमांड है दुनिया में सोने की एट द स्टेट लेवल वो ज़्यादा है। अच्छा राना साहब, हमारी जो इकॉनमी है दैट इज़, वो भी तो डॉलर डिपेंडेंट है। हमारे जो कर्जे हैं ज़ाहिर है हम उसको डॉलर्स में वापस कर रहे होते हैं, तो इसमें नई सूरत हाल में हमें भी कोई फ़ायदा होगा या नहीं? देखिए, अगर तो हमने अपने रिजर्व्स जो हैं डॉलर्स के कन्वर्ट कर लिए हैं या कर रहे हैं गोल्ड में, तो फिर तो आपको फ़ायदा होगा। ना साहब, हमारे पास तो मुझे याद है वो रिकोडेक में हमें पता है कि सोने के ज़खायर ज़मीन के नीचे दबे हुए हैं, और ये इस बात को मेरा ख्याल है कि कोई 15 साल तो हो गए इस चीज़ को एक्सप्लोर हो गया ये, बल्कि मुझे याद है जनरल मुशर्रफ साहब के ज़माने में ये जी उस वक्त से चल रहा था। जी हुआ था। तो क्यों नहीं निकलता? हमने मुआहदे ऐसे किए, जैसे वो IPPs के मुआहदे थे, वो साढ़े जुर्माने दिए हमने तो साढ़े गाल पे आ गए ने। फिर वो RPPs, तो इस तरह के जो मुआहदे किए, रिकॉर्ड है या जो भी है, तो आप देखें कि वो मेरा ख्याल है कि जिसको कहते हैं ना एक इरेशनल किस्म के वो हमने मुआहदे कर लिए, जिसका पाकिस्तान को इंदर लार्जर रन जो है फायदा होने के बजाय नुकसान हुआ। बिल्कुल ठीक, फायदा हो रहा है। तो अभी भी अगर हम इसी तरह करेंगे कि जी वक्त गुजारना है, ढॉक पे हम ये एग्रीमेंट्स कर लें, तो फिर हम 10 साल बाद कोई भी बैठा हमारी जगह ये कह रहा होगा कि यार ये क्या चवले मार के गए पीछे वाले। कोई नया सिस्टम कोई नया सिस्टम या रिव्यू करते हैं जब आप। बिल्कुल सही। तो ये इस सिचुएशन में मेरा ख्याल है कि अभी टाइम लगेगा। ठीक, जो गंगा बह रही है राना साहब, उसमें फिर हमने हाथ नहीं धोने, मतलब मिसिंग अपॉर्चुनिटी की बात है ना, जैसे अपॉर्चुनिटी फियर ऑफ मिसिंग आउट, लोग भी इसीलिए दौड़ रहे हैं इसके पीछे, जिसके पास थोड़ा सा सरमाया वो कहता है जी गोल्ड ही खरीद लें हम। बिल्कुल जी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात होती है। जिस किस्म का चल रहा हो माहौल और जो ट्रेंड चल रहे हो उसी के मुताबिक जो है वो आपको करना पड़ता है। तो अगर सोने का ट्रेंड आगे आ रहा है तो आपको भी अपनी इकॉनमी जो है वो उससे रिलेट करनी पड़ेगी। तो लेट अस सी होता क्या है, हम तो महंगाई भुगत रहे हैं, दैट्स इट।